तो पिछली कक्षा में हमने जो है कक्षा 8 का पहला जो अध्याय था, उसको पूर्ण किया। आज हमारा जो वीडियो रहेगा, वो रहेगा दूसरे अध्याय को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक का जो समय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको पीछे का जो वीडियो था, जो क्लास थी, वो आपको पसंद आई होगी। और कमेंट के रूप में बताइए ज़रूर कि क्लास आपको कैसी लग रही है और इसके प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे विशेष रूप से कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से यहाँ जो आकर के व्यापार का कार्य शुरू किया और उसके बाद में उन्होंने साम्राज्य जो है वो भी यहाँ पर क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं व्यापार से साम्राज्य तक की कहानी को। चलिए सबसे पहले इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, यानी अभ्यास समीक्षा जो है उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको भी देखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। अभ्यास समीक्षा में पहले पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको। तो देखिए, पहला बिंदु जो है वो क्या कह रहा है, वो ये बता रहा है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब, यानी जितने भी मुगल बादशाह थे उनमें औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब जो है वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी मुगल बादशाहों का जब शासनकाल समाप्त हो रहा था, वो पतन पर थे, उस समय मुगल बादशाहों में जो सबसे शक्तिशाली कोई शासक बचा था, औरंगजेब था। वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद में शासक तो जरूर बने लेकिन इतने कोई शक्तिशाली शासक नहीं थे। तो देखो औरंगजेब ने क्या किया, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी भारत के बहुत बड़े भाग पर जो है उनका नियंत्रण चलता था। और 1707, अगला बिंदु क्या कह रहा है कि 1707 में, ये डेट जरूर याद रखिएगा आप। तो 1707 में उनकी मृत्यु के बाद सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार जो हैं अपनी अपनी ताकत दिखाने लग गए थे, क्योंकि जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो इनके अधीन रहने वाले जो मुगल थे, जो सूबेदार थे और जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या अपनी अपनी ताकतें जो है वो दिखानी शुरू कर दी। वो इतने दिन तो क्या है, औरंगजेब का जो भय था उनको लगा रहता था, काफी शक्तिशाली शासक था। और उसकी वजह से क्या है, अब जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसके बाद में ये सारे मुगल सूबेदार जो हैं, बड़े जमींदार हैं, वो अपने अपने राज्यों को, अपने अपने इलाकों को अपने क्षेत्रीय रियासत में कायम करने में जुट गए। तो ये हुआ इनकी मृत्यु के बाद। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। यानी जैसे 18वीं सदी शुरुआत आती है और शुरुआत के थोड़े से समय के बाद में अंग्रेजों के रूप में यहाँ भारत में एक नई ताकत जो है वो भी क्या है, उभरने लगी थी। क्योंकि इधर तो जो अपने मुगल बादशाह थे वो पतन पर थे, उनका शासनकाल जो है समाप्त हो रहा था और इधर एक नई शक्ति जो है वो भारत में पहुंच रही थी, जिसका नाम क्या था, अंग्रेजों के रूप में। ठीक है ना। तो अब जैसे ही यहाँ अंग्रेजों का जो है वो आगमन होता है, उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार से यहाँ शासन शुरू किया, वो बैठे हैं देखते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यानी अंग्रेज जो है यहाँ क्या चीज करने के लिए आए थे, सिर्फ व्यापार करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। लेकिन कंपनी के रूप में भारत में क्या है, वो सिर्फ यहाँ व्यापार का ही एकमात्र सहारा मान रहे थे कि हमें तो सिर्फ यहाँ व्यापार करना है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने देखा कि भारतीय लोग जो है वो काफी ये कह सकते हैं कि तेज नहीं है इतनी। ठीक है, भोले भाले लोग हैं, कहने से मान जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने क्या है, धीरे धीरे क्या है, अपने इस पूरे भारत पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया और विशाल साम्राज्य स्थापित करके इसके क्या बन गए, इसके भी बन गए वो स्वामी। ठीक है ना, यानी इसके राजा बन बैठे थे वो, हमारे लोगों का इन्होंने फायदा उठाया। अब अगला अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कैप्टन हडसन द्वारा, यानी ये वो अंग्रेजी कैप्टन था, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। यानी हडसन ने क्या है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को, ठीक है, गिरफ्तार किया था। किसने किया, कौन से कैप्टन ने किया, कैप्टन हडसन ने किया। ठीक है, याद रह जाएगा।
कैप्टन हडसन ने जो है इनको गिरफ्तार किया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। औरंगजेब के बाद औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह वो इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुगल बादशाहों में क्या है, और भी शासक जो है वो बने हुए थे, लेकिन औरंगजेब जो है वो सबसे शक्तिशाली और अंतिम शक्तिशाली शासक जो है वो कहलाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, यानी 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने क्या है जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए, जगह जगह दंगे होने लग गए, तो विद्रोहियों ने क्या है, जो विद्रोह करने वाले थे भारतीय लोग, उन्होंने क्या है मुगल बादशाहों में जो बहादुर शाह जफर थे, यानी जो बहादुर शाह जफर थे, उनको ही क्या है अपना एक नेता मान लिया कि हमारा तो नेता कौन है, बहादुर शाह जफर है। और इसके नेतृत्व में क्या है इन्होंने जगह जगह विद्रोह जो है वो करना शुरू कर दिया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो अब अंग्रेज कहाँ चुप रहने वाले थे, तो जब विद्रोह कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो बहादुर शाह जफर और उनको उनके जो बेटे थे उनको क्या किया गया कि बहादुर शाह जफर को तो देश छोड़ने के लिए क्या है कि देश को छोड़ दीजिए, इसके लिए मजबूर कर दिया गया इनको, और उनके बेटों को जो है जफर के सामने ही मार डाला गया। ठीक है, ये रही थी बहादुर शाह जफर की कहानी, ये थी पाठ की समीक्षा। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जो हमें आगे देख लेते हैं। 2 पॉइंट और बचे हैं। जैसे वाणिज्य क्या है, तो एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है और उसके बाद में अधिक दामों पर जो है वो बेच दिया जाता है, और खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार में मुनाफा कमाना। ठीक है, ये तरीका अपनाया था अंग्रेजों ने यहाँ रहते हुए, हमसे चीज़ें जो है वो कम दाम पर खरीदते थे और वही सामान दोबारा से जो है खरीदा जाता था यहाँ भारतीयों के द्वारा, तो दुगने दामों पर जो है वो उन अंग्रेजों के द्वारा बेचा जाता था। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करते हैं शुरू। महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रश्नों के साथ साथ जो है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए थोड़ी मेहनत आपके लिए किस प्रकार से हो रही है बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और क्योंकि अब लगातार आपकी इसी प्रकार से जो क्लासें हैं वो मैं लगाता रहूँगा, और आपका सहयोग और आपका प्यार जो है इसी प्रकार से बना रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी इसको जो है क्लास को भेजिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, और जितना हो सके मैं प्रयास कर रहा हूँ। कहीं कमी है तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखिए क्या है कि अंतिम अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताइए। यानी वह शासक कौन था जो मुगल शासक था लेकिन अंतिम शासक था और क्या था, शक्तिशाली भी था, तो वो हम अभी पढ़ के आए हैं, औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कि मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया, यानी मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा उसके पीछे के कारण क्या थे। तो औरंगजेब जैसे ही मृत्यु होती है इनकी, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना शुरू कर दी। हम ये पढ़ रहे थे ना पीछे ऊपर बिंदु में भी पढ़ के आए हैं कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो अन्य जो मुगल शासक थे उन्होंने क्या है अपने अपने राज्य जो है वो स्थापित करने शुरू कर दिए। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से क्या है मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, और एक समय ऐसा है जब मुगल साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो स्थापना शुरू कर दी और इससे मुगल साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर हो गया था। अब प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई, यानी जगह पूछ रहा है और सन पूछ रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में। ठीक है, और जगह कौन सी थी, लंदन में की गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भारत पहुंचे थे। अब अगला प्रश्न, पूरब के साथ व्यापार करने का चार्टर जो एक अनुमति पत्र था कंपनी को किसने दिया, यानी पूरब में व्यापार करने के लिए जब कंपनी यहाँ भारत पहुंची और पूरब में आकर के जैसे इन्होंने कंपनी स्थापित की, तो ये अनुमति वो कहाँ से लिखवा करके लाए थे, वो कौन था जिसने कंपनी को यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए और इस अनुमति पत्र पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। तो उस समय महारानी थी उनकी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस अनुमति पत्र पर साइन कर दिया और कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो
इसका उत्तर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई? यानी अब ये पूछ रहा है कि अंग्रेज तो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनसे भी पहले एक कौन सी ताकत थी जो सबसे पहले भारत में पहुंची? पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में पहुंची कौन सी थी? तो वो थे जी पुर्तगाल। कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग जो हैं वो सबसे पहले भारत में पहुंचे थे। अगला प्रश्न, किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब की? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगाइएगा आप इसको, कि वह कौन आदमी था जिसने समुद्री रास्ता खोजा और सबसे पहले खोजा, और खोजा तो वह आदमी कौन था और कब खोजा, ये भी है। तो देखिए, ये एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत तक पहुंचने का जो है वो समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, याद रह जाएगा कौन सा आदमी था, उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, और सन थे 1498, और इसने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग जो है वो खोजा था। इसने खोजा था कि किस प्रकार से हम भारत समुद्री मार्ग से जा भी सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ था? यानी जब भारत में पहुंचे पुर्तगाली लोग, उन्होंने अपनी ये कह सकते हैं कि व्यवस्था जो है वो कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने जो है, जैसे ही वो यहाँ भारत में पहुंचते हैं, तो उन्होंने गोवा में जो है अपने अड्डे स्थापित किए। यानी सबसे पहले वो कहाँ स्थित हुए आकर के? वो अपना जमावड़ा जो लगाते हैं वो गोवा में लगाते हैं जी। ठीक है ना, पुर्तगाली लोग। उसके बाद में अगला प्रश्न, यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? यानी यूरोपीय लोग जो थे, वो जो यहाँ व्यापार करने आए हैं, उनके लिए सबसे व्यापारिक वस्तु महत्वपूर्ण कौन सी थी? तो देखिए, यहाँ से जो भारत से व्यापार हो रहा था वो ज्यादातर मसालों का व्यापार हो रहा था। ठीक है, जिसमें कपड़े भी थे, जिसमें जैसे सूती, ठीक है, और रेशमी कपड़े, इनसे बने हुए कपड़े जो हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो मसाले थे इनका व्यापार भी किया जाता था, जिसमें काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची। ठीक है, ये वो चीजें थी जिनके लिए व्यापारी के अ, लोग जो है यहाँ शक्तियां आपस में जो है वो एक दूसरे के व्यापार में लगी हुई थी। तो यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक जो वस्तुएं थी वो ये थी, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची और सूती और रेशमी कपड़े। ठीक है, इसके लिए व्यापार शुरू हुआ। अगला प्रश्न, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना की जो है स्थापना कब और कहाँ की गई? ये पूछा है। तो क्या पूछा गया है कि भारत में जो है वो पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी जो कारखाना है वो कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया? ठीक है, कहाँ और कब लगाया गया, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लगाइएगा जरूर। ठीक है, आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो देखिए, भारत में जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो लगाई गई थी 1651 में। कौन से सन में? 1651 में, और नदी का नाम है जी हुगली। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर जो है सबसे पहले इन्होंने कंपनी स्थापित की। ठीक है, 1651 और हुगली नदी, सिर्फ इतना याद रखना है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री यहाँ लगाई गई। अब है अगला प्रश्न कि फैक्ट्री किसे कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको लगाइएगा आप, फैक्ट्री किसे कहा जाता था? तो कंपनी के जो व्यापारी हैं वो हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाना चाहते थे, और इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। यानी कंपनी के जो व्यापारी लोग थे, जो हुगली नदी पर कंपनी लगा करके बैठे थे, और उसमें काम करने वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, जो व्यापारी थे, जो यहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों को ही क्या कहते हैं? उन लोगों को ही फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, यानी हुगली नदी के किनारे पर जब कंपनी लगाई गई और उसमें काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों को क्या कहा गया? फैक्टर कहा गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और साथ ही साथ आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी चल रही है और लगी कैसी आपको ये क्लास, आवाज़ वगैरह सही है या नहीं है? पीछे का जो हमारा वीडियो था उसमें तो आवाज़ में कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कत थी। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई? ये तो हमने पढ़ लिया पीछे। ठीक है, ये रिपीट प्रश्न है। ये तो आ गया 1651 में, और हुगली नदी के किनारे पर जो है वो स्थापना हुई थी। अब आगे, फरमान का क्या अर्थ है? यानी जो फरमान शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो फरमान का यानी ये कह सकते हैं कि फरमान का अर्थ है जी शाही आदेश।
ठीक है, उस समय में फरमान होता था शाही आदेश, यानी आदेश ऑर्डर, ठीक है। तो फरमान जारी होते ही क्या है, कार्य किए जाते थे। तो एक शाही आदेश होता था, ठीक है। अब अगला प्रश्न, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? यानी बंगाल का जो पहला नवाब बना था वो कौन था? तो उसका नाम था जी मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? तो आखिरी नवाब जो है वो नवाब सिराजुद्दौला था, जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, ठीक है, जिसने सारी शर्तें अंग्रेजों की जो है वो मानने से मना कर दिया और उल्टा अंग्रेजों पर ही क्या है, अन्य प्रकार के जो है वो कर स्थापित कर दिए। ये वो नवाब था, महान नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में प्लासी का नाम किस तरह पड़ा है, ये पूछा है कि प्लासी का नाम किस पर पड़ा है। तो देखिए किस पर पड़ा, दरअसल असली नाम पलासी था, ठीक है, और जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी, यहाँ पलास के पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है, यानी एक वो क्षेत्र है जहाँ पर पलास के क्या पाए जाते थे, फूल, ठीक है ना। पलास के फूलों को क्या है, बाग, या हम ये कह सकते हैं कि जंगल, जंगल की आग, ठीक है ना, जंगल की आग भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, जंगल की आग। तो जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है पलास के फूल को। तो इसका नाम पता चल गया, पलास के फूल जो हैं वो अत्यधिक होने की वजह से इस क्षेत्र को कहा गया पलासी। अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई, ये पूछा है, अली वर्दी खान की मृत्यु है वो कब हुई है? तो अली वर्दी खान की मृत्यु जो है वो 1756 में हुई थी, याद रखिएगा, 1756। आगे है बक्सर की लड़ाई कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये लगा लो अच्छे से, ठीक है, प्लासी और बक्सर। चलिए देखते हैं, बक्सर की लड़ाई है वो 1764 में होती है, ठीक है। अब आगे रॉबर्ट क्लाइव, आ गया जी रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी? यानी रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ भारत में पहुंचा तब उसकी उम्र मात्र कितनी थी? 18 वर्ष थी, ठीक है ना, 18 वर्ष की उम्र में वो यहाँ पहुंचा था। और जब वो यहाँ वो गया, यहाँ से वापस गया, तो उसने न जाने कितना धन कमाया, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई थी, इसने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा लूटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलय नीति की शुरुआत किसने की? यानी विलय नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। विलय नीति में क्या है, विलय का मतलब होता है मिलाना, ठीक है ना, क्या होता है, मिलाना। तो अंग्रेज क्या करते थे भाई, अंग्रेजों ने ये एक नीति अपनाई जिसमें क्या है, ये कहा गया कि अगर कोई भी राजा है, अगर वो निसंतान है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य को जो है वो अंग्रेजी शासन अपने अधीन कर लेगा। ये थी विलयकरण की नीति अंग्रेजों की, ठीक है। और ये विलयकरण की जो नीति है उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, याद रखिएगा इस इंसान को, लॉर्ड डलहौजी, जिसने ये शुरुआत की थी कि ना तो कोई अब राज्य में अगर किसी का राजा नहीं है, अगर उसका राज्य राजा जो है वो मर जाता है और वो निसंतान है तो उस राज्य को अब अंग्रेज लोग जो हैं वो अपने अधीन कर लेंगे। तो वो आदमी कौन था ऐसे कार्य करवाने वाला? लॉर्ड डलहौजी था। इसने कौन सी नीति अपनाई? विलय नीति, ठीक है ना, याद रखिएगा दोनों पर्सन। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई? विलय नीति। विलय नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। अब आगे प्लासी की जंग, प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती थी? तो देखिए प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। क्या थी? पहली बड़ी जीत थी, यानी इससे पहले भारत में कंपनी की कोई जीत नहीं थी और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की पहली जीत हुई थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था जी 1761 में। कौन से में? 1761 में युद्ध हुआ था और ये लड़ाई कहलाती है 1761 की पानीपत की तीसरी, ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई कहलाती है। अब आगे अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में
बढ़ें उससे पहले एक बार फिर से ये आपका अपना चैनल है, ठीक है? इसको आप क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और साथ ही साथ लाइक कर दो और साथ में क्या कर दो भाई कमेंट भी कर दो, ठीक है ना? क्लास आपको कैसी लग रही है वो भी बता दो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई? यानी जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें हार किसकी हुई थी? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें हार हुई थी मीर कासिम की। किसकी हार हुई? मीर कासिम है वो हार गया था अंग्रेजों से। उसके बाद में अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है ना? तो टीपू सुल्तान के बारे में पूछा है तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का क्या था भाई शासक था। तो इसे मैसूर ए क्या कहा जाता है? मैसूर ए शेर भी कहा जाता है, ठीक है ना? मैसूर ए शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को, ठीक है? याद रह जाएगा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक शासक था? मैसूर का। तो मैसूर ए शेर। उसके बाद में नवाब बनने नवाब बनने का क्या मतलब था? यानी नवाब जो शब्द है इस नवाब शब्द का मतलब क्या है? नवाब बनने का मतलब ही क्या है? ये पूछा है। तो देखिए क्या था? नवाब बनने का मतलब था अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास ही होती थी। यानी ये था नवाब, सिर्फ नाम का नवाब था, बाकी सारे तो कार्य कौन करते थे? अंग्रेज करते थे, ठीक है? यानी बड़ा बड़ा काम यही कि अंग्रेज अपनी गुलामी करवाते थे नवाब के नाम पर, ठीक है? सारी ताकत सारी सत्ता किसके पास? अंग्रेजों के पास, ठीक है? तो सिर्फ नाम का क्या था? नाम का नवाब, ये भी कह सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो कब हुई ये पूछा है। तो देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो 4 मई 1799 में हुई थी, ठीक है? 4 मई और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो 1782 में, यानी 1782 में क्या है वो शासक बनता है, राजपाट को संभालता है और 1782 के बाद में 1799 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि 1782 में गद्दी पे बैठा और 1799 1799 में काम खत्म। ये था टीपू सुल्तान, ठीक है? लेकिन शक्तिशाली शासक था ये जरूर याद रखिएगा आप। काजी का अर्थ लिखिए, यानी काजी जो है वो क्या है? तो काजी उस समय जो कहलाता था वो न्यायाधीश कहलाता था। यानी मुस्लिम समुदाय में काजी का अर्थ उस समय क्या था? न्यायाधीश, यानी जो न्याय करने का काम करता था। ये था काजी का कार्य। अब अगला प्रश्न, विलय विलय नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था? यानी विलय नीति जो अपनाई गई थी उसका सिद्धांत और उसका कार्य और उसका तर्क जो है वो किस पर आधारित था? तो देखिए यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, यानी अगर कोई राजा है और उस राज्य के राजा की अगर मौत हो जाती है तो उसका कोई अगर पुरुष वारिस नहीं है, यानी उस राजा के अगर कोई बेटा नहीं है, ठीक है? तो अंग्रेज उस राज्य को क्या कर लेंगे? अंग्रेज अपने राज्य में उसको मिला लेंगे। ये थी विलयकरण की नीति और इस सिद्धांत पर कार्य करती थी कि उस राजा के क्या होना जरूरी है? एक पुरुष वारिस होना जरूरी है। यानी अगर किसी राजा की मृत्यु होती है और उसके अगर एक दो जितनी भी अगर लड़कियां हैं तो उसमें क्या है? उस राज्य को अधीन कर लिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने शर्त रखी कि इसमें क्या है? सिर्फ क्या होना चाहिए? पुरुष वारिस होना चाहिए, ठीक है? राजा के क्या होना चाहिए? पुरुष वारिस होना चाहिए, तो ही वो राज्य जो है वो राजा चला पाएगा, उसका बेटा चला पाएगा, नहीं तो उस राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेंगे। अब अगला प्रश्न, प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे, ठीक है ना? यानी जितने भी ब्रिटिश इलाके थे वो मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बंटे हुए थे और इनको ही क्या कहते थे भाई हम उस समय? प्रेसिडेंसी कहलाती थी ये, ठीक है? यानी बड़ी बड़ी बात ये बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के जो बड़े इलाके थे, ठीक है ना? जहाँ प्रशासन ये काम होता था, ठीक है? जहाँ प्रशासन का काम होता था तो वो क्या कहलाते थे? प्रेसिडेंसी कहलाते थे। अगला प्रश्न, उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? यानी अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो उस समय कितनी प्रेसिडेंसी थी?
और कौन सी थी? तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल में थी, एक मद्रास में थी और एक मुंबई में थी, यानी 3 थी, ठीक है ना? आप इनको याद रखिए, 3 प्रेसिडेंसी थी, पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई, ये थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? रणजीत सिंह की जो मृत्यु है, महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु है, वो 1839 में होती है, ठीक है ना? कब होती है? 1839 में। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, महाभियोग किसे कहा जाता है? देखिए महाभियोग क्या है? तो महाभियोग का मतलब क्या होता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लग जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, तो उसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब जारी हुआ? यानी वारेन हेस्टिंग्स जो है, उस पर भी मुकदमा लगाया गया। तो वो लगाया कब गया? 1789 में वो मुकदमा उन पर लगाया गया, याद रह जाएगा, 1789 में। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1785 में कहाँ लौटा? वापस इंग्लैंड लौट गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की? ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो 18 वर्ष की उम्र में यहाँ पहुंचा था, ठीक है? अब इसने यहाँ करके क्या है, बहुत सारा धन भी कमाया, लेकिन अंत में भ्रष्टाचार के रूप में पकड़ा गया और इस पर केस चले, तो इसने क्या है, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए क्या है, आत्महत्या कर ली थी। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की और क्यों की? तो रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार जो है उसके आरोप लगे थे, ठीक है? उसने क्या कर दिया भाई, भ्रष्टाचार किया था इसने। और 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी तो कर दिया गया, लेकिन उसको क्या है, इस चीज से काफी संकोच हो गया और वो अपनी जो है बेइज्जती महसूस करने लग गया, तो उसने 1774 में क्या है, आत्महत्या कर ली, ठीक है? तो आत्महत्या 1774 में की और 1772 में उस पर जो आरोप लगाए गए। अब है अगला प्रश्न, चेन्नम्मा कौन थी? तो चेन्नम्मा है वो कर्नाटक के कितूर की रानी थी, ठीक है ना? कहाँ की? कितूर की रानी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चेन्नम्मा की जो मृत्यु है वो 1829 में जेल में हो गई थी, ठीक है? उनको पकड़ के जेल में डाला गया था और 1829 में उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई। उसके बाद में अगला प्रश्न, रानी चेन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुई? यानी जेल में उनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे? तो ये प्रश्न है कि देखिए, जब अंग्रेजों ने कितूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसी वजह से क्या है, उनको जेल में जाना पड़ा और वहीं जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, यूरोप में यूरोप के बाजारों में यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? यानी यूरोप में जो है कौन सी भारतीय वस्तु थी जिनकी मांग बढ़ रही थी? तो वो तो पहले पढ़ गए हैं, सूती वस्त्र, ठीक है ना? सूती वस्त्र हो गया और रेशमी वस्त्र हो गया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है? ये मसाले जो थे इनकी मांग बढ़ी हुई थी। आगे है, वाणिज्यिक शब्द का अर्थ बताइए। तो वाणिज्यिक शब्द का मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम है जिसमें चीजों को क्या है, सस्ती दरों पर जो है वो खरीदा जाता है और उसके बाद में उसको अधिक कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना ही क्या है, वाणिज्यिक है, ठीक है ना? वाणिज्यिक शब्द का अर्थ है मुनाफा कमाना, कम दामों पे खरीदो और अधिक दामों पर बेच दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सहायक संधि। काफी लंबी क्लास हो गई ना, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। और ये आज हमारे अंतिम क्वेश्चन है आज का ये। तो सभी बच्चों से एक बार फिर से आपसे अपील करता हूँ कि आप बच्चों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिए, ठीक है ना? चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, सहायक संधि। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाकों को अपने राज्य में मिलाया था? यानी सहायक संधि वाला जो तरीका है वो अपना करके और अंग्रेजों ने कितने राज्यों को अपने अधीन मिला लिया था? तो गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेंजली ने उस समय के नवाबों को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया और नवाब ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए। यानी अंग्रेजों ने जो सहायक संधि की थी उनके साथ, नवाबों के साथ, उसमें क्या है, नवाब उनकी बताई हुई राशि जो है उनको चुका नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से क्या है, इस आधार पर अंग्रेजों ने एक तो हैदराबाद के भी कई इलाके जो है वो छीन लिए गए थे, ठीक है ना? कौन से? हैदराबाद के आसपास, और हैदराबाद खुद को भी क्या है,
अपने राज्य में मिला लिया था। इन राज्यों पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। और आगे की इसी प्रकार की और भी आपकी क्लास में तीसरा अध्याय कल 11 तारीख को फिर आने वाला है। तो बने रहिएगा और ये क्लास को पूरी लगाइए। ठीक है, ताकि आपका जल्दी जल्दी जो है वो रिवीजन हो जाए। ये पाठ आपका पूरा हो गया, पूरा लेसन हो गया है। एक ही वीडियो में पूरे पाठ का निचोड़ है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जरूरी से। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।